हेलो स्टूडेंट्स, तो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। और आज का न्यू चैप्टर जो है वो रासायनिक बलगतिकी स्टार्ट होगा। पिछला जो चैप्टर चल रहा था बिलियन चैप्टर चल रहा था और वो खत्म हो गया था। एनसीईआरटी पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करा दिए थे लास्ट में। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा रासायनिक बलगतिकी। और आप लोग देखिए फर्स्ट क्लास आज होने वाला है, इसलिए अभी से अगर आप माइंड लगा करके पढ़ेंगे, घर पर मेहनत करेंगे तो आगे आपके लिए रास्ता जो है वो आसान हो जाएगा। अगर अभी से ही आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो फिर आप जो है धीरे धीरे इस चैप्टर में बोर हो जाएंगे। जो बात है वो क्लियर बोल दे रहे हैं। इसलिए फर्स्ट क्लास में ही आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए, घर पर नोट्स बनाइए। और जब भी लेक्चर आएगा न्यू लेक्चर तो पीछे वाला उसमें यूज रहता है। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि सभी लेक्चर को नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने के बाद आपको जैसे जैसे लेक्चर हम डालेंगे ना सब इजी आपको लगेगा। लेकिन कब? जब आप जो है पूरा लेक्चर पढ़ेंगे तब। अब एक ही बार आप लेक्चर नंबर 4 में आ जाएंगे बिना 1 2 3 देखे हुए, तो क्या आपको लेक्चर 4 समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसलिए लेक्चर जो है 1 2 3 कंटिन्यू आप देखेंगे तब जाकर के समझ में आएगा। अब एक ही बार स्टार्ट कर देंगे लेक्चर नंबर 10 से तो कहां से आएगा? ठीक है, आइए पूरा जोश के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला पाठ। और आज है स्टार्ट होने वाला है रासायनिक बलगतिकी क्या होता है। आइए मेरे साथ है लिखिए, ये न्यू चैप्टर है। न्यू चैप्टर कौन है? रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी इसको बोलते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। ये न्यू चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहला बात आपको हम बताएंगे रासायनिक बलगतिकी कहते किसको हैं। ठीक है, ध्यान देना, पहले सुन लीजिएगा उसके बाद लिखिएगा। बताएंगे आपको कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उस ब्रांच को, उस शाखा को हम बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। कहने का मतलब कि इस पूरे पाठ में आपको दो ही बात पढ़ना है। एक अभिक्रिया का वेग, कि भाई कोई अगर अभिक्रिया है तो वह किस वेग से हो रहा है, किस वेलोसिटी से हो रहा है। रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, प्रतिफल ये अभिकारक किसमें होगा? प्रतिफल में कन्वर्ट होगा। तो इसका अभिक्रिया का वेग और उसके वेग को ज्यादा करना है या फिर कम करना है तो कौन कौन से कारक होते हैं यही आप पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो आइए पहले चलते हैं हम रासायनिक बलगतिकी का परिभाषा। लिखेंगे आप रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रियाओं के वेग, जिसमें अभिक्रियाओं के वेग तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों को तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन
किया जाता है रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, ये तो समझ गए कि रसायन विज्ञान का वह ब्रांच है जिसमें अभिक्रियाओं के वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। क्लियर है? अब यहां पर आपको बताएंगे कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। ठीक है? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन किसे कहा जाता है? अभिक्रिया का वेग। ये क्लियर है ना? मिटाएंगे इसको। अब हम चल रहे हैं अभिक्रियाओं के वेग में, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। बात कौन सी बात है? तो ध्यान दीजिएगा, ये वाली बात जो आपको बिलियन में हम बताए थे, बिलियन, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सांद्रता, तो आपको सांद्रता के बारे में पता होगा या नहीं पता अभी तक है, तो अब बिलियन में हो गया था सब, अब पता कर लीजिए। सांद्रता जो है ना, वह मोलरता के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है जी? तो मोलरता के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कि सांद्रता भूत नहीं है, मोलरता को ही हम सांद्रता बोलते हैं। क्लियर है ना? तो आइए यहां एक लाइन लिख लीजिए। एक लाइन क्या लिखेंगे? सांद्रता शब्द मोलरता के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? और ध्यान दीजिएगा, सांद्रता का ये संकेत है। अगर कहीं आपको ऐसा मिलेगा दिखाई देने वाला, तो कहिएगा ये सांद्रता है। ये सांद्रता का संकेत होता है, ऐसे ब्रैकेट देगा तो ये आप लिखेंगे सांद्रता का संकेत। सब माइंड में सेट करते चलना। सांद्रता का संकेत। क्लियर है? अगर कहीं आपको इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसे करके ए लिखा है, तो कहना कि ये लिखा है ए का सांद्रता लिखा है। ये समझ में आ रहा है ना? अगर इस तरह से लिखा है और इसमें लिखा है अंदर में ए है, तो कहना ए का सांद्रता लिखा है ये। क्लियर? चलो, तो ये समझ में आ गया। अब हम चल रहे हैं अभिक्रिया के वेग में। तो अभिक्रिया का वेग बताना है, लेकिन उसके पहले सांद्रता बता दिए। सांद्रता शब्द जो है वो मोलरता के लिए प्रयोग किया जाता है, और सांद्रता का संकेत आपको बता दिए, ब्रैकेट होता है। ठीक? चलो, अब आप लोग हेडिंग देंगे, जल्दी से थोड़ा सा कीजिए। अभिक्रिया के वेग में आ रहे हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। आप लोग अच्छा से घर पर नोट्स बनाते होंगे, हमको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। अब उसके बाद जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि आप लोग क्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? मेरा तो जो काम है भाई करना पड़ेगा। अभिक्रिया का वेग, तो अगला हेडिंग है अभिक्रिया का वेग, या कुछ लोग इसको बोलते हैं अभिक्रिया का दर। दोनों एक ही बात है। अभिक्रिया का दर भी लोग इसको बोलते हैं। इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, और इसको बोलेंगे क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है? ये हमको बताइए, हमको तो यही पढ़ना है।
अभिक्रिया का वेग। देखो आता है 12th क्लास में, इसका परिभाषा ही पूछ देगा कि अभिक्रिया का दर किसे कहा जाता है। समझ रहे हैं? तो मेरी बात को अच्छा से ध्यान दीजिएगा। पहले ये तो आपको पता है ना कि अगर कोई अभिक्रिया शुरू होता है, मान लो ये अभिक्रिया है, अगर ये अभिक्रिया शुरू होगा तो इसमें क्या होगा? प्रतिकारक घटेगा और प्रतिफल बनेगा। अरे प्रतिफल, ये अभिकारक है, तो जब अभिक्रिया शुरू होता है तो क्या होता है? प्रतिफल घटने लगता है और प्रतिकारक घटने लगता है और प्रतिफल बनने लगता है। तो आप ध्यान दो परिभाषा पर, आपको बताएंगे इकाई समय में, इकाई समय, अब इकाई समय का मतलब पर सेकंड भी हो सकता है, पर मिनट भी हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इकाई समय में प्रतिकारक या प्रतिफल के सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का दर कहते हैं। इकाई समय में प्रतिकारक या प्रतिफल के सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्लियर है? चलिए आइए मेरे साथ लिखिए यहां पर। पहले समझा, देखो भाई पहले समझा दे रहे हैं, छपवाना नहीं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, छपवा दें। छापने से कुछ नहीं, माइंड में छापो तब जगह एग्जाम में काम करेगा। 1.5 पेज लिखने से कुछ होता नहीं है, याद कर लेंगे बस हो गया, याद होगा 1.5 पेज। साइंस ना है ये, इसमें बढ़ाकर कैसे आप लिख सकते हैं? हिस्ट्री है। इकाई समय में, इकाई समय में प्रतिकारक या प्रतिफल, इकाई समय में प्रतिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का दर कहते हैं। क्लियर है? आप यहां से यह भी कह सकते हैं दर, दर का इंग्लिश क्या होता है? रेट होता है। ये तो आपको पता ही होगा जी कि दर जो होता है वह क्या होता है? इकाई में निकल, इकाई के लिए होता है। इकाई मतलब 1 के लिए ये परिभाषित है दर। जैसे मान लो कि आप मार्केट में जो गए हैं, आलू खरीदने गए हैं, तो मार्केट में जब आलू खरीदने गए तो क्या आप कहते हैं कि भाई साहब आलू का क्या रेट चल रहा है? तो आलू का रेट पूछ रहे हैं, आलू का क्या रेट चल रहा है? तो रेट क्या बताएगा? 1 kg का दाम बताएगा, कहेगा कि अपना 10 रुपये 15 रुपये चल रहा है किलो, नहीं। तो दर हमेशा जो है वो इकाई के लिए परिभाषित होता है। इतना आपको पता होगा, आप शुरू से ही पढ़ रहे हैं, पढ़ने में तेज भी होंगे 9th 10th में, नहीं? चलो, दर, दर बराबर क्या कर रही है? कह रही कि इकाई समय प्रतिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, ध्यान देना। दर इक्वल टू क्या होता है? तो सांद्रता में परिवर्तन, डीसी। डीसी मतलब सांद्रता में परिवर्तन कब? तो इकाई समय में। तो इकाई समय मतलब डीटी। जैसे आप लोग त्वरण पढ़े हैं, एक्सेलरेशन, तो आप क्या लिखते हैं? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर इकाई समय में, यही ना लिखता है dv/dt। वेग परिवर्तन की दर इकाई समय में, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं, dv/dt। तो सेम टू सेम यहाँ अभिक्रिया का दर बराबर क्या होता है? सांद्रता परिवर्तन की दर इकाई समय में, तो dc/dt। क्लियर है? अब सुनो, अगर सांद्रता परिवर्तन बहुत ज्यादा का हुआ है, सांद्रता में परिवर्तन बहुत ज्यादा हुआ है, तो आप वहां पर लिखेंगे डेल्टा सी और टाइम अंतराल जो है, समय का अंतराल, वो लिखेंगे डेल्टा टी। अगर अंतराल, समय अंतराल बहुत ज्यादा है तो डेल्टा टी लिखेंगे, और समय अंतराल बहुत बहुत छोटा है तो वहां पर dt लिखेंगे। समझ रहे हो? ये अंतराल जब बड़ा होगा तो ये लिखेंगे और अंतराल छोटा होगा तो ये लिखेंगे।
क्लियर है। चलिए अब आ रहे हैं हम अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का दर, वह कितने प्रकार का होता है। ठीक, चलिए आइए लिखते हैं हम अभिक्रिया का दर कितने प्रकार का होता है। उसके पहले एक बात और है कि अगर आपसे देखिए किसी परीक्षा में क्या करता है ना कि पूछ देता है कि दर का मात्रक बताइए, दर का मात्रक, आइए बता देते जल्दी, पूछा है नहीं लेकिन याद आ गया तो भाई बता देते हैं। दर का मात्रक, दर का मात्रक है, ठीक है। तो दर का मात्रक बताना है तो यहां से बताएंगे हम, क्योंकि आपको पता है कि दर बराबर क्या होता है, तो dc बाई dt होता है ना। आपको dc क्या है, तो सांद्रता में परिवर्तन, तो बोलो सांद्रता क्या होता है, तो सांद्रता कहते हैं मोलरता को। तो मोलरता का मात्रक बोलो, मोलरता क्या होता है, मोलरता मोलों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन लीटर में। तो हम कह सकते हैं कि मोलरता बराबर होता है मोल बाटा में लीटर। समझ में आ रहा है। तो यहां से हम मात्रक निकालेंगे, ये सांद्रता है तो मोल पर लीटर, और ये टाइम है तो टाइम हो सकता है सेकेंड में। तो मात्रक आप कह सकते हैं दर का मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर दिक्कत हो रहा है कहने में तो ये अभी आप लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर टाइम। अब टाइम के जगह पर कुछ भी आ सकता है, मोल पर लीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं, मोल पर लीटर पर मिनट भी हो सकता है, मोल पर लीटर पर आवर भी हो सकता है। वो सब किसका मात्रक है, दर का मात्रक होगा। आ रहा समझ में, क्लियर, क्लियर की क्लीन, क्लियर है। चलो क्लियर हुआ तो ये हो गया। अब आ रहे हैं हम अभिक्रिया का दर कितने प्रकार का होता है। चलिए जल्दी से आप लोग थोड़ा सा स्पीड को फास्ट कीजिए। और यहां हम आ रहे हैं अभिक्रिया के दर में। अभिक्रिया का दर, चलिए लिखिए, ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया का दर। अभिक्रिया का दर, ठीक है। अभिक्रिया का दर दो प्रकार का आपको बताएंगे। एक बताएंगे अभिक्रिया का औसत दर, और एक बताएंगे अभिक्रिया का तात्क्षणिक दर, ठीक है। तो आइए लिखिए यहां पर, माइंड में सब सेट करते चलिए, आज फर्स्ट लेक्चर है। अभिक्रिया का औसत दर और दूसरा अभिक्रिया का तात्क्षणिक दर, ठीक है। इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आ रहा है कुछ। और इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम अभिक्रिया का औसत दर। तो पहले आप लोग हेडिंग लिखेंगे अभिक्रिया का औसत दर क्या होता है, और फिर बताएंगे अभिक्रिया का तात्क्षणिक दर क्या होता है। पहले सुन लो, एकदम बिल्कुल आसान है। माइंड में आपको सेट, देखो आपको मेरी पढ़ाई तभी समझ में नहीं आएगी जब आप ठान ले रहे हैं, माने पूरा दिल से ठान लिए हैं कि आप कितना भी बताइएगा हम समझेंगे नहीं। तो अगर ऐसा बात आप ठान लिए हैं तब ही समझ में नहीं आएगा,
नहीं तो ऐसा बात हो ही नहीं सकता है कि आपको मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आए। समझ रहे हैं? अगर लेक्चर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। जो बात है वो क्लियर बोल दे रहे भाई। देखो समझ लो पहले अभिक्रिया का औसत दर क्या होता है और फिर बताएंगे तात्क्षणिक दर क्या होता है। अगर लंबा समय अंतराल है, समय अंतराल लंबा है, तो अगर लंबा समय अंतराल में अगर दर निकालेंगे तो उसको हम बोलते हैं औसत दर। और किसी निश्चित समय पर अगर आप दर बताएंगे तो उसको हम बोलते हैं तात्क्षणिक दर। जैसे आप लोग बाइक चलाते होंगे ना, अरे बाइक तो आप चलाते ही है ना, तो मान लीजिए कि आप लोग बाइक चला करके मेरा क्लास आते हैं, मेरा क्लास आप लोग बाइक से आते हैं। तो बाइक आप घर से निकले हैं, घर से आप निकले हैं 9 बजे। कितना बजे आप घर से निकले हैं? 9 बजे निकले हैं। आप मेरे क्लास में पहुंचे हैं 1 घंटा के बाद, 10 बजे आप मेरे क्लास में पहुंचे हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि भाई साहब आप अपना बाइक किस वेग से चला रहे थे, किस वेग से? तो आप कहेंगे कि मेरे बाइक का जो स्पीड था वो वेग वह है, हम बाइक चला रहे थे 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। आप क्या बताएंगे कि हम अपने बाइक 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला रहे हैं, चला करके आ रहे हैं। तो हमको ये बताइए कि क्या वो अपने बाइक का स्पीड हमेशा 50 से किए होंगे क्या? वो अपने बाइक का स्पीड क्या आप हमेशा 50 किलोमीटर के यहाँ स्पीड चल रहे थे? नहीं। आप कहीं ज्यादा भीड़ है मार्केट में तो आप बाइक का स्पीड 10 किए होंगे, 5 किए होंगे, या कहीं ज्यादा भीड़ है तो वहां अपने बाइक को रोके भी होंगे। कहीं ज्यादा जगह अच्छा मिल गया, फ्रेश जगह, तो वहां 80 पहुंचाए होंगे, 90 पहुंचाए होंगे। नहीं। तो आप क्या बता रहे हैं? ये 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला करके आए हैं। आप औसत बता रहे हैं, आप औसत बता रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा कितना समय अंतराल है, 1 घंटा का ना, तो ये समय अंतराल बहुत बड़ा है। तो हम कहेंगे ये आपका कौन सा दर है? तो औसत दर है ये। अब मान लो कि आपसे पूछ दिया कि 9:10, ये इतना बता दिए, 9:20 पर आपके बाइक का वेग क्या था? आपके बाइक का वेग क्या था उस समय? तो देखिए यहां समय दे दिया कि 9:20 पर आपको बताना है। समझ रहे हो? तो जब निश्चित समय पर पूछ दिया तो उसको हम बोलेंगे तात्क्षणिक दर। और अगर समय अंतराल दे दिया है, बहुत बड़ा समय अंतराल दे दिया, तो उसको हम बोलेंगे औसत दर। क्या क्लियर है? चलिए आ रहे हैं हम अभिक्रिया का औसत दर। पहले हम शुरू करेंगे, आइए इसको मिटा देना। चलिए तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे अभिक्रिया का औसत दर। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए। यहाँ लिखेंगे हम अभिक्रिया का औसत दर। लिखिए मेरे साथ, अभिक्रिया का औसत दर। आपको बता दिया गया कि किसी भी, यहाँ पर हम बात करेंगे अभिक्रिया के लिए, यहाँ बाइक नहीं चलाना है, बाइक चलाना है, ये तो इसी तरह समझा दिए। यहाँ बात हो रहा है अभिक्रिया के बारे में, समझ रहे हैं? तो अभिक्रिया का दर अगर लंबे समय अंतराल में निकालेंगे तो क्या कहेंगे? उसको औसत दर कहेंगे। लिखेंगे किसी अभिक्रिया का दर, किसी अभिक्रिया का दर लंबे समय अंतराल में, लंबे समय अंतराल में निकाला जाता है, लंबे समय अंतराल में निकाला जाता है।
तो उसे अभिक्रिया का औसत दर कहा जाता है। औसत दर कहा जाता है। समझे? औसत दर, औसत दर, लंबा समय अंतराल है ना, तो लंबा समय अंतराल में क्या लिखेंगे? डेल्टा सी बटा में डेल्टा टी। समझ में आ रहा है कुछ मेरी बात? क्लियर है? चलिए, ये हो गया औसत दर के बारे में समझ लीजिए। अब आपको बताएंगे अभिक्रिया का तात्क्षणिक दर क्या होता है। तो आपको बता दिया गया, किसी निश्चित समय पर अगर दर बताएंगे तो आप उस दर को क्या बोलेंगे? तात्क्षणिक दर बोलेंगे। तो ये प्रिंट कर लिए? अरे छाप लिया? चलो छाप लिया। तो अब आ रहे हैं हम अभिक्रिया के तात्क्षणिक दर में आएंगे। चलिए मेरे साथ आप लोग लिखेंगे, सब कुछ माइंड में सेट करते चलिए। अभिक्रिया का तात्क्षणिक दर तो आपको बोल दिए हैं किसी निश्चित समय पर। तो लिखिए जल्दी से, अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया के दौरान किसी निश्चित समय पर किसी, सब कुछ लिखवा रहे हैं, अभिक्रिया के दौरान किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया का दर तात्क्षणिक दर कहलाता है। तात्क्षणिक दर कहलाता है। यानी यहां पर देखिए, ध्यान दो जल्दी से। ध्यान दिया है? नहीं दिया है? क्या है जी? तात्क्षणिक दर, समय अंतराल क्या है यहां पर ध्यान दो, बहुत छोटा, डीसी बाई डीटी। कहो कि सर यहाँ तो आप दिए हैं निश्चित समय, तो सर आप जो एग्जाम्पल दिए थे कि 9:20 पर दर क्या, सर यहाँ समय अंतराल तो है नहीं। हाँ ध्यान देना, इसीलिए तो हम यहाँ कहेंगे dt टेंड्स टू 0, यानी कि समय अंतराल लगभग 0 होता नहीं है, 0 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। मान के चलिएगा समय अंतराल बहुत छोटा है। dt टेंड्स टू 0 पढ़ा है लिमिट मैथ में? नहीं, मैथो खत्म है क्या? चलो क्लियर है ये। अब आ रहे हैं हम कुछ उदाहरण देखेंगे, ये समझ लिए होंगे। चलिए अब आते हैं कुछ उदाहरण, देखिए जल्दी से, अच्छा से माइंड में सेट करते रहिएगा। चलो ध्यान दो, एक हम ले रहे हैं अभिक्रिया, एक हम अभिक्रिया से आपको हम समझा रहे हैं दर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलो ये देखो अभिक्रिया NO + O2, ये अभिक्रिया क्या बनाएगा? NO2 बनाएगा। देख लीजिएगा, एक बात सुन लीजिएगा कि इस पाठ में थोड़ा सा आपको दाया दिखाया है। इस पाठ में जितना भी अभिक्रिया आएगा वो मैक्सिमम चांस है कि आपको संतुलित करके देगा, एकदम बैलेंस करके देगा, क्योंकि ये पाठ मान लिया है
कि आप लोग 11th क्लास अच्छा से पढ़ाई किए हैं, यानी आपको अभिक्रिया को संतुलित करने आता है। ये क्या मान लिया, ये पाठ मान लिया है। ये जो रासायनिक बलगतिकी जो चैप्टर है, ये मान लिया है कि आपको अभिक्रिया को बैलेंस करने आता है, इसलिए यह अभिक्रिया को 95% अभिक्रिया आपको संतुलित करके यह देगा। समझ रहे हैं? हमको पता है कि आपको संतुलित करने आता है कि नहीं आता है, ये पाठ लेकिन मान लिया है कि आपको आता है। तो ये अभिक्रिया देखिए संतुलित है संतुलित, हम भी दे दिए हैं। अब देखिए इस अभिक्रिया को कराने के लिए, जैसे मान लो कि ये अभिक्रिया है, कहेगा इस अभिक्रिया को कराइए, तो अभिक्रिया को जब कराना है तो क्या ये अभिकारक हो गया दोनों ना, हाई क्या है प्रतिफल। तो अभिक्रिया कोई कराना है तो आप प्रतिफल लेते हैं कि प्रतिकारक लेते हैं, प्रतिकारक लेते हैं। तो हम भी वही काम करेंगे, अभिक्रिया को शुरू करना है तो हम क्या लेंगे, प्रतिकारक लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह अभिक्रिया हम दिन में स्टार्ट किए हैं 8 AM, मतलब 8 बजे दिन में। अरे समय ऐसे ही ले लिए हैं कि मान लेते हैं कि अभिक्रिया हम 8 बजे शुरू कर रहे हैं। समझना पहले बात को मेरी, 8 AM है मतलब कि 8 बजे दिन में इस अभिक्रिया को हम करा रहे हैं। ठीक, कराने के लिए हम इसका एनो का जो सांद्रता है, सांद्रता लिए हैं 4 और इसका सांद्रता लिए हैं हम 2। ध्यान देना, इसका सांद्रता हम 2 लिए हैं। तो बताओ तो 8 बजे एनो और O2 का सांद्रता हम ले लिए, ठीक है। तो हमको ये बताओ तुम की सांद्रता जब ले लिए हैं तो क्या लेते लेते ये प्रतिफल भी बन जाएगा क्या? नहीं ना, कुछ समय लगेगा। तो अभी ये प्रतिफल नहीं बना है, अभी तो हम 8 बजे अभी लिए हैं दोनों को, तो अभी लेते लेते प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं, अभी लिए हैं। अब हम देख रहे हैं 1 घंटा के बाद, 1 घंटा के बाद यानी कितना बजे देख रहे हैं? 9 बजे देख रहे हैं। तो 9 बजे भाई देखेंगे तो है जरूर अभिकारक है तो घटा होगा, घटा होगा, और है प्रतिफल है तो बना होगा। तो मान लिए हैं अपने से, ये मत सोचना कि सर याद करना पड़ेगा, क्या कहीं 4 2 होता है, नहीं रे, याद नहीं करना है। तुम्हारा मन है तो यहाँ 16 ले लो, यहाँ 72 ले लो, उसे हमको क्या मतलब है। हम ऐसे ही लिए हैं, एक अभिक्रिया कराने के लिए 4 लिए हैं, 2 लिए हैं। आपका मन है तो 10 ले लो, 12 ले लो, उसमें क्या करना है। तो 1 घंटा के बाद हम देख रहे हैं कि ये जो था ना 4 था तो यह 2 हो गया है, मतलब कि 2 खत्म हो गया। ये 2 था तो यह 1 बच गया है, मतलब 1 खत्म हो गया। और ये जो प्रतिफल था वो 2 बन गया है, ये बन गया है। पहले 0 था तो 2 बन गया। ये प्रतिकारक है तो घटेगा ना, तो 2 से 1 हो गया, 4 से 2 हो गया। मान लीजिए इसी तरह से, क्लियर। अब आपसे पूछेगा कि इस अभिक्रिया का दर बताइए, तो आप पहले क्वेश्चन पूछिएगा कि ठीक है इस अभिक्रिया का हम दर बता रहे हैं, लेकिन आप किसके संदर्भ में पूछ रहे हैं? तो कहेगा कि एनो के संदर्भ में इस अभिक्रिया का दर बताओ। तो कहिएगा ऐसे, देखिए सुनते रहो ध्यान से, अभी ये स्टार्टिंग है। अभिक्रिया का दर एनो के संदर्भ में, बोलो दर बराबर क्या होता है? तो दर बराबर होता है सांद्रता में परिवर्तन। तो ध्यान दो, यहां पर समय अंतराल बहुत बड़ा है, 8 से 9 1 घंटा का ना, तो यहां ये औसत दर निकालेंगे हम, समझ रहे हो। बोलो यहां पर सांद्रता में परिवर्तन, तो डेल्टा और सांद्रता किसका? एनो का। तो एनो का सांद्रता अब लिखेंगे ऐसे, ये सांद्रता का बताए थे आपको संकेत। आ रहा है समझ में कि बोर हो रहे हैं? बोरिंग पढ़ाई नहीं ना। तुमको बोले थे ना कि दर बराबर होता है डेल्टा सी बटा में डेल्टा टी, ऐसे बोले थे ना। तो ये सांद्रता रखो। अब सांद्रता किसका कह रहा है? अभिक्रिया का दर बताना है एनो के संदर्भ में, तो एनो का सांद्रता यहां रखेगा ना अब, और समय अंतराल डेल्टा टी। क्लियर है?
अब देखो सांद्रता में परिवर्तन, तो ध्यान देना परिवर्तन हमेशा लिखा जाता है अंतिम माइनस शुरू वाला। ये सांद्रता में परिवर्तन तो अंतिम माइनस शुरू वाला, तो अंतिम कितना है 2, तो यहां 2 लिखो, शुरू में कितना है 4, तो 4 लिखो। ठीक है। समय डेल्टा टी, तो समय कितना है 9 बजे से 8 बजे, तो लिखना कि 9 - 8, ऐसे बोलो। ये कितना आएगा, ये नीचे में 1 आएगा, ऊपर में 2, तो यहाँ -2 मोल पर लीटर। अब पर आवर है, आवर घंटा है, देख लो 1 घंटा का समय अंतराल, तो पर आवर यहां लिखेंगे। क्लियर है। तो ये आ गया एनओ के संदर्भ में अभिक्रिया का दर, ये आया -2 मोल पर लीटर पर आवर। अब आपसे कहेगा कि आप बताइए अभिक्रिया का दर O2 के संदर्भ में, तो कुछ नहीं करना है, O2 के संदर्भ में पूछा है, तो आप यहां लिखना सांद्रता में परिवर्तन किसका, तो अब O2 लिखना। आप बाटा में क्या लिखेंगे, समय अंतराल। तो यहां देखो सांद्रता में परिवर्तन अंतिम माइनस शुरू वाला, तो अंतिम माइनस शुरू वाला, समय बोलो ये कितना आएगा, बोलो बोलो कितना आया -1 मोल पर लीटर पर आवर। क्लियर है। अब लास्ट है, और लास्ट आप लोग लिखेंगे अभिक्रिया का दर किसके किसके तुलना में, बोलो NO2। तो कुछ नहीं करना है जी, जितना आप लोग टेंशन लेते हैं ना उतना टेंशन लेना नहीं है। आज समय अंतराल लिखेंगे, तो बोलो फाइनल अंतिम माइनस शुरू वाला, तो अंतिम माइनस शुरू वाला और समय हो गया ये, तो बोलो ये कितना आएगा। इस बार देखो 2 - 0 है, तो ये आएगा प्लस में, समझ रहे हो, प्लस में आएगा ना, तो यहां लिखेंगे +2 मोल पर लीटर पर आवर। क्लियर है, आ रहा है समझ में। तो ये ध्यान देना एक बात, आप सोचते होंगे कि क्या सर दर जो है वह कभी ऋणात्मक हो सकता है क्या, नहीं, दर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। लेकिन ध्यान देना ये जो माइनस है ये बता रहा है कि माइनस जो साइन है ना ये बता रहा है कि उतना से घट रहा है, अब प्लस का मतलब उतना से बन रहा है। ठीक है, माइनस का मतलब घट रहा है और प्रतिफल का मतलब ये प्लस का मतलब बन रहा है। तो आपको पता है ना कि प्रतिकारक जो है वो घटता है और प्रतिफल जो है वो बनता है। कहने का मतलब एक बात ध्यान देना कि अभिक्रिया का जो दर है ना, अभिक्रिया का दर वह प्रतिकारक के संदर्भ में ऋणात्मक होता है और प्रतिफल के संदर्भ में क्या होता है, धनात्मक होता है। ये बात जो है मेरी माइंड में सेट रख लो, ये बात मेरी माइंड में सेट रखो। एक बात और बता देते हैं कि ऋणात्मक का मतलब ये मत समझ लेना कि दर ऋणात्मक होता है, नहीं, ये जो निगेटिव साइन है बता रहा है यहाँ पर कि यह 2 मोल पर लीटर पर आवर घट रहा है। ये -1 है, इसका मतलब कि 1 मोल पर लीटर पर आवर घट रहा है, ये माइनस का मतलब यहाँ पर, और यहाँ प्लस दिया हुआ इसका मतलब कि 2 मोल पर लीटर पर आवर बन रहा है। इसलिए समझ में आया कुछ है? ठीक है, चलिए एक बात और है कि मान लीजिए किसी भी परीक्षा में आपसे ये अभिक्रिया दिया, ठीक है, और आपसे पूछ दिया जाए कि इस अभिक्रिया का दर बताओ, तो आप कहेंगे कि सर इस अभिक्रिया का दर, इस अभिक्रिया का दर, तो मान लो कोई लोग एनओ के संदर्भ में निकाल दिए तो उनका जो उत्तर है वह ये आया,
कोई लोग O2 के संदर्भ में निकाल देंगे तो उनका जो उत्तर है वो ये आएगा, और NO2 के संदर्भ में लोग निकालेंगे तो उनका उत्तर जो है वो A आएगा। तो लोगों को यहाँ दिक्कत होने लगा कि भाई ये कहीं अभिक्रिया है और इसका दर तो बहुत सारा आ सकता है। तो लोग बोले कि भाई हाँ ये तो बात है, तो कोई एक ऐसा तरीका निकाला जाए, ट्रिक, जिसके चलते किसी भी अभिक्रिया का अगर हम दर निकालें किसी के भी संदर्भ में तो बराबर आना चाहिए। लोगों के माइंड में ये बात आई कि भाई ये तो दिक्कत हो जाएगा, ये कहीं अभिक्रिया है और इसके संदर्भ में निकालेंगे तो दूसरा आंसर आएगा, इसके संदर्भ में दूसरा और इसके संदर्भ में दूसरा। तो कोई ऐसा ट्रिक निकाला जाए कि किसी के भी संदर्भ में अगर हम दर निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। समझा? तो देखो ट्रिक क्या निकाला गया। ये ट्रिक निकाला गया कि जो भी उसका गुणांक रहेगा, कोएफिशिएंट, जो भी उसका गुणांक रहेगा कोएफिशिएंट, उससे अगर हम भाग दे देते हैं, उससे हम भाग दे देते हैं तो दर समान आएगा, दर बराबर आएगा। देख लो इसका कितना है, 2 है, तो यहां पर 2 से भाग दो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका कितना है, 1 है, तो यहां 1 से भाग दो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 है, 2 से भाग दो कितना आएगा, 1 आएगा। क्या सबके संदर्भ में 1 आया? वही हम बात बोल रहे हैं। तो आप लोग ये लिख लिए हैं, क्लियर? चलिए अब जो हम आपको जो बताए हैं कि उसके गुणांक से भाग दिया जाता है, अब उसको हम लोग लिखेंगे। चलिए जल्दी से इसको मिटा देते हैं। चलो जल्दी से थोड़ा कीजिए। यहां पर लिखो, किसी भी अभिक्रिया का दर किसी भी अभिक्रिया का दर प्रतिफल, किसी भी अभिक्रिया का दर प्रतिफल या प्रतिकारक के संदर्भ में निकालने के लिए, संदर्भ में निकालने के लिए उसके गुणांक से भाग दिया जाता है। उसके क्या किया जाता है, उसके गुणांक से भाग दिया जाता है ताकि अभिक्रिया का दर, ताकि अभिक्रिया का दर किसी के भी संदर्भ में समान हो, किसी के भी संदर्भ में समान हो। क्लियर है ना? कह रहे हैं कि भाग दिया जाता है, तो आइए हम भाग देकर के इस बार निकालते हैं, क्योंकि भाई ऐसे अगर दिक्कत हो जाएगा ना तो लोग माइंड अपना लगाए कि अगर उसके गुणांक से हम भाग दे देते हैं तो अभिक्रिया का दर क्या आएगा, समान आएगा। तो अभिक्रिया का दर समान आएगा, लिख लिए होंगे आप लोग। तो इसको हम मिटाएंगे। देखो जैसे जो आपको अभिक्रिया दिए थे हम उसी को लेकर के चल रहे हैं, उसी को समझा रहे हैं। तो अभिक्रिया आपको दिए थे
NO प्लस O2, ये बनाए थे 2NO2। बोलो कितना समय लिए थे हम? तो समय लिए थे 8 बजे, ये 4 था। पीछे का उदाहरण है, पीछे वाला देखा है तब समझ में आएगा। ये लिए थे और यहाँ पर 2 लिए थे, ये बोले थे 0। लेकिन 1 घंटा के बाद 9 बजे हम देखे कि यह 2 बच गया था, यह 1 बच गया था और यह कितना हो गया था? ये 2 बन गया था। अभिक्रिया का दर बताना है, ध्यान दीजिएगा। अभिक्रिया का दर तो पूछिएगा किसके संदर्भ में आप पूछ रहे हैं, तो कहेगा NO के संदर्भ में। तो देखो कुछ नहीं करना है आपको ज़्यादा, यहाँ आप लिखिए, क्या लिखिएगा? अभिक्रिया का दर NO के संदर्भ में, बुझाया? तो आप लिखेंगे कि सांद्रता में परिवर्तन, तो लिखो यहाँ पर ऐसे, सांद्रता में परिवर्तन इकाई समय में हो गया। कह रहा है क्या कि उसके गुणांक से भाग देंगे, तो इसका गुणांक कितना है? 2 है, तो ऐसे भाग दो। यहाँ पर समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है? चलो आ रहा है। तो ये सांद्रता में परिवर्तन, तो देखो हमेशा क्या लिखेंगे? 2 माइनस अंतिम माइनस शुरू वाला, ये यहाँ पर 2 है। समय अंतराल बोलो कितना का समय अंतराल है? 1 घंटा का। तो यहाँ रखो dt डेल्टा t 1, तो ये कितना आ जाएगा? -1 ना, बोलो बोलो ना, बराबर। क्लियर? अब देखो अभिक्रिया का दर O2 के संदर्भ में, तो ज्यादा कुछ आपको सोचना ही नहीं है जितना सोच रहे हैं आप। अब यहाँ लिखना कि सांद्रता परिवर्तन किसका? O2 का, इकाई समय में, समय अंतराल, और उसके कितना गुणांक है? तो यहाँ कुछ नहीं है, तो गुणांक 1 है, तो कह रहा है कि गुणांक से भाग दे दीजिए, दे दिए। अब देखो सांद्रता परिवर्तन, तो अंतिम माइनस शुरू वाला 1, और डेल्टा टी समय अंतराल कितना है? 1 घंटा का है, नहीं है 8 से 9 है, 1 घंटे का। तो यहाँ 1 रख देंगे। बोलो कितना आएगा ये? -1 मोल पर लीटर पर आवर। देखो तो दर NO के संदर्भ में निकाले तो 1 ही आया है, और O2 के संदर्भ में अगर दर निकाले तो देखिए 1 ही आया है। समझ में आ रहा है ना? यही बोल रहे हैं कि अगर गुणांक से भाग दे देंगे तो दर किसी के भी संदर्भ में निकालेंगे अभिक्रिया का तो बराबर आएगा। ठीक, और अब आएंगे हम अभिक्रिया का दर। बोलो 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 जल्दी से बोलो ना, ये क्या होगा? सांद्रता में परिवर्तन। किसका सांद्रता? NO2 का। आ रहा है कुछ समझ में? इकाई समय में इसका बोलो कितना है गुणांक? 2, तो यहाँ 2 2 नहीं देगा। बोलो सांद्रता परिवर्तन शुरू में ना, ये अंतिम में ना शुरू वाला, खटाक से लिखो, खटाक से लिखो। बोला 2 इंटू बोलो डेल्टा टी कितना? 1 है, 1 नहीं है, तो कितना आएगा ये? 2 में से 0 तो प्लस में आएगा ना, बोलो ना, लीटर पर आवर। सॉरी यहाँ 1 होगा। ठीक है, देखिए दर जो है वह किसी के भी संदर्भ में अगर आप निकालेंगे तो क्या आया है? देख लो 1 ही आया ना। कहो कि सर तो इधर प्लस में आया है, सर हाई माइनस में आया है। अरे यार थोड़ा सा को बार बार हम बोल रहे हैं कि ये ऋणात्मक बताता है, घटने का साइन है, अब प्लस का मतलब वो बनने का साइन है, बस इतना ही समझिए। लेकिन दर जो है किसी भी अभिक्रिया का किसी के भी संदर्भ में बराबर आएगा, लेकिन प्रतिकारक है, प्रतिकारक तो ऋणात्मक आता है और प्रतिफल है तो धनात्मक आता है, बस समझ रहे हो? तो अगर इस अभिक्रिया को लिखना चाहेंगे, ये लिख लिया है, क्लियर है? तो अब एक बात और लिख लीजिएगा उसको भी, कि दर जो है वह किसी के भी, ये देखो प्रतिकारक है, तो प्रतिकारक है तो दर क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो देखो ऋणात्मक साइन लगाएंगे, सांद्रता में परिवर्तन इकाई समय में उसके कोएफिशिएंट से भाग देंगे, बराबर होगा
ऋणात्मक। ये अभी कहे कि सर यहाँ पर तो आप डेल्टा लिख रहे थे, तो डेल्टा लिख रहे थे इसलिए क्योंकि यहाँ समय अंतराल बड़ा था। अगर छोटा समय अंतराल है तो हम यहाँ डेल्टा नहीं बल्कि ये लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो हम मान के चल रहे हैं, कुछ भी वैसे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर समय अंतराल मान के चल रहे हैं छोटा है, तब छोटा है तो डेल्टा नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, डेल लिखेंगे। तो ये हो गया। ये अभी देखो ऑक्सीजन, तो यहाँ हम साइन लगाएंगे माइनस सांद्रता में परिवर्तन इकाई समय में, और उसका गुणांक 1 है तो 1 से भाग दो, ये बराबर होगा। देखो प्रतिफल है तो प्रतिफल तो धनात्मक होता है, एक सब बराबर ही होगा, लेकिन ऋणात्मक होगा प्रतिकारक के संदर्भ में, अब प्रतिफल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, धनात्मक होगा। तो ये प्लस लिख दिए और तब लिखो सांद्रता में परिवर्तन हो गया इकाई समय में, उसका गुणांक से भाग दे दो। तो इतना ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये बात ये भी आप लोग लिख लेंगे। और एक छोटा सा क्वेश्चन है वो जल्दी से आप लोग देखिए। तो मिटा दे इसको, प्रिंट हो गया, प्रिंट कर लिए, चलो प्रिंट किया चाहे ना मिटाएंगे। अब चलिए देखो ध्यान दो, एक छोटा सा क्वेश्चन देख रहे हैं कि आप लोग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसे तो बन जाना चाहिए, फिर भी देखना बाकी है कि आप लोगों से बन रहा है कि नहीं। तो देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, ये आपको अभिक्रिया दे दिया, अभिक्रिया दिया है N2 प्लस 3H2 और आपका ये बन रहा है 2NH3। ध्यान दीजिएगा अभिक्रिया ये क्या है, बैलेंस है, बैलेंस है। दिया है यदि सांद्रता में परिवर्तन H2 का बाटा में दिया है dt बराबर दिया है 60, तो सांद्रता में परिवर्तन NH3 इकाई समय में बराबर आपसे पूछा है वाट। ठीक है, ये दिया है, इसका ये दिया और पूछा ये कि ये इसका मान बताइए क्या होगा, समझे? तो देखिए भाई एक बात है, ये तो समझ गए ना कि दर जो है वह किसी के भी संदर्भ में बराबर आता है। प्रतिफल होगा तो धनात्मक होगा और प्रतिकारक होगा तो ऋणात्मक होगा, लेकिन होता है बराबर ही। चलिए अब आ रहे हैं हम यहां पर, आप जानते हो या नहीं, लेकिन क्या लिखिएगा, हम जानते हैं कि, अब जानता होगा तो भी लिखना है, अगर आप नहीं जानते हैं तो भी लिखना है। तो यहां पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं जी, तो इस अभिक्रिया का लिखेंगे दर। तो देखो तो दर बराबर हम क्या लिखेंगे, तो ये प्रतिकारक है तो माइनस लगा देना, सांद्रता में परिवर्तन हो गया इकाई समय में, क्लियर। इसका गुणांक 1 है तो यहाँ 1 से हम भाग दे देंगे, लिखवा दिए हैं। बराबर होगा, दर सबके संदर्भ में बराबर होता है, तो ये बराबर होगा इसके संदर्भ में, तो ये हो क्या है, प्रतिकारक है, तो माइनस लगाओ, यहाँ पर माइनस लगाओ H2 का सांद्रता इकाई समय में, क्लियर। इसका कितना है, तो 3 है तो 3 से भाग दो, बराबर होगा। ये देखो प्रतिफल है तो धनात्मक होगा, बोलो सांद्रता में परिवर्तन NH3, क्लियर है, और इकाई समय dt, बोलो इसका कितना गुणांक है, 2, तो 2 से भाग दे दो, क्लियर। देखो पूछा है किसका, प्रतिफल का, तो ये ध्यान देना कि प्रतिफल के संदर्भ में क्या आएगा, धनात्मक आएगा, इतना अपने माइंड में सेट रखो।
तो देखो क्वेश्चन में दिया है इसका वैल्यू, क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देंगे 1/3 और इसका वैल्यू दिया है 60। ये हो जाएगा सांद्रता में परिवर्तन और ये 2 × dt आया। ये 20 बार में खत्म, इसलिए क्या लिखिएगा, सांद्रता में परिवर्तन बाटा में dt। बोलो 2 इधर लाओ तो 2 इधर आएगा तो कितना, 20 और 2 कितना, 40। समझ में आ रहा है। तो ये 40 यही पूछा था, देख लो यही पूछा है, बराबर हुआ 8। ठीक, तो ये मत करना कि सर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस यहाँ दीजिए, नहीं। तो अपने माइंड में सेट रखो कि प्रतिफल निकाल रहे हैं ना, तो ऋणात्मक मत उसको बोलना, उसको धनात्मक बोलना। क्लियर है। चलिए तो आज हम यहीं पर ब्रेक लेंगे, आज का क्लास यहीं पर हम खत्म करते हैं। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।